हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे मज्जा धातु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मज्जा धातु की निरुक्ति क्या है? मज्जति अस्थिस्वति, अर्थात जो अस्थि के अंदर लीन या निमग्न रहे उसे मज्जा कहते हैं। तो अस्थि के अंदर क्या भरा हुआ होता है? मज्जा भरा हुआ होता है। तो अस्थि के अंदर लीन होता है उसको मज्जा कहते हैं। मज्जा की व्युत्पत्ति, मज्जा आप्यम, अर्थात मज्जा धातु जल महाभूत की अधिकता वाली होती है। यह वृक्ष की सार की तरह अस्थि का सार होती है। तो मज्जा धातु जो होती है उसमें कौन से महाभूत की अधिकता होती है? तो जल महाभूत की अधिकता होती है। वृक्ष को काटने पर बीच में जो सार भरा हुआ होता है, उसी प्रकार मज्जा जो होता है वो अस्थि का सार होता है, क्योंकि अस्थियों के मध्य में मज्जा भरा हुआ होता है। मज्जा धातु के प्रकार और भेद क्या है? पीतो रक्तस्य द्वेधा, अर्थात आचार्यों के अनुसार मज्जा अस्थि मध्य में स्थित स्नेह द्रव्य होती है। तो मज्जा कहाँ होती है? तो अस्थियों के बीच में स्नेह द्रव्य के रूप में होती है। तो मज्जा के प्रकार कितने होते हैं? तो मज्जा के दो प्रकार होते हैं, एक पीत मज्जा होती है, एक रक्त मज्जा होती है। स्थूल अस्थिसु विशेषेण पीतस्त्व अभ्यांतर आश्रितः अथेतरेषु सर्वेषु तत्प्रांतेषु च लोहिताम, अर्थात बड़ी अस्थियों, लॉन्ग बोन्स और नलका अस्थियों में विशेष रूप से पीत मज्जा होती है। इसके अतिरिक्त अस्थियों में तथा सभी अस्थियों के प्रांत भाग पर्वों में लोहित मज्जा होती है। तो लोहित मज्जा को क्या कहते हैं? मेद कहते हैं। सारक्त मज्जा होती है उसको मेद कहते हैं। मज्जा धातु का स्थान क्या है? महत्सु अस्थिसु च मज्जा भवति, स्थूल अस्थिसु विशेषेण मज्जा त्वभ्यांतर आश्रिता, अर्थात बड़ी अस्थियों में मज्जा होती है, बड़ी अस्थियों के मध्य का आश्रय लेकर मज्जा रहती है। तो अस्थियों में मज्जा रहती है, मज्जा का जो स्थान है वो अस्थि बोला गया है। मज्जा धातु का गुण और स्वरूप क्या है? जल महाभूत से उत्पन्न मज्जा धातु स्निग्ध एवं मृदु सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो महाभूत, कौन सा महाभूत प्रधान होता है? तो जल महाभूत प्रधान होता है। और इसमें कौन सा गुण होता है? स्निग्ध और मृदु गुण होता है। अस्थना शुद्ध स्नेह भागे मज्जा, अर्थात मज्जा अस्थि का शुद्ध स्नेह भाग होता है। मज्जा धातु के कर्म क्या है? मज्जा प्रीतिम स्नेहम बलम शुक्र पुष्टिम पूर्णम अस्थानाम च करोति, अर्थात मज्जा धातु शरीर में प्रसन्नता, प्रीतिम, स्निग्धता, स्नेहम, बलम, बल प्रदान करता है, शुक्र की पुष्टि करता है एवं अस्थियों का पूरण करता है। तो मज्जा धातु कहाँ होता है? तो मज्जा धातु अस्थियों में होता है, जो पूरण का काम कर रहा है और प्रीति करता है, प्रीत करता है, प्रसन्नता लाता है। ठीक है, स्नेह, स्निग्धता, बल प्रदान करता है और शुक्र का पोषण करता है, अपने आगे आने वाली धातुओं का पोषण करता है और अस्थियों का पूरण करता है, क्योंकि अस्थियों में ही मज्जा का स्थान होता है और मज्जा वहाँ अस्थियों के मध्य में आश्रय लेकर रहती है, इसलिए अस्थियों का पूरण करती है। आचार्य बागभट्ट जी के अनुसार स्नेह, बल, अस्थि पूरण तथा शुक्र पोषण ही मज्जा के कार्य कहे गए हैं। तो स्नेहन का काम करती है मज्जा, बल प्रदान करती है, अस्थि का पूरण करती है, अस्थि के मध्य में रहती है, शुक्र का पोषण करती है, यही मज्जा के कार्य हैं। वृद्ध भागवत ने पूरण को मज्जा धातु का श्रेष्ठ कर्म बताया है। तो मज्जा धातु का श्रेष्ठ कर्म क्या है? पूरण। पूर्ण धातूनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम, अस्थियों का पूरण करना मज्जा धातु का श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। सुश्रुत तथा महर्षि चरक ने मज्जा धातु की उपधातु नहीं बताई है। तो मज्जा धातु की उपधातु नहीं होती है, लेकिन किंतु सारंगधर के अनुसार मज्जा की उपधातु केश एवं रोम है। आचार्य सारंगधर जी ने मज्जा धातु की उपधातु क्या बता दी कि केश और रोम। स्नेहो अक्षिबिट त्वचाम, मज्जा धातु का मल क्या बताया है? नेत्रमल एवं त्वचा के मलों का स्नेहांश मज्जा धातु के मल के रूप में निर्मित होता है। तो नेत्र का मल, त्वचा के मल, ये मज्जा का मल होता है या किट होता है। तो अस्थि धातु का कर्म एक साथ देखते हैं। मज्जा का श्रेष्ठ कर्म है वो पूर्ण करना है, अस्थि का पूर्ण करना। प्रीति, प्रसन्नता, स्नेह, स्नेहन का काम करती है, बल, बल प्रदान करती है, शुक्र की पुष्टि, अपने आगे आने वाली धातुओं की पुष्टि करती है, पोषण प्रदान करती है,
रस कफ मेद का वर्धन करती है। रस कफ मेद का वर्धन करती है। उपधातु केश तथा रोम की उत्पत्ति होती है। तो उपधातु क्या है? तो उपधातु किसके अनुसार है? ये शारंगधर जी के अनुसार उपधातु है। तो केश तथा रोम की उत्पत्ति करती है। नेत्र के मल एवं त्वचा के मलों का स्नेहांश मज्जा के किट्टांश के रूप में उत्पन्न होता है। नेत्र का मल होता है और त्वचा के मलों का स्नेहांश वो मज्जा का मल होता है। आगे देखते हैं प्रमाण। तो मज्जा धातु का प्रमाण क्या होता है? आचार्य चरक ने शरीर में रहने वाले सभी द्रव्य रूपी पदार्थों का अंजलि प्रमाण बताया है। एको मज्जाया अर्थात मज्जा एक अंजलि प्रमाण में रहती है। मज्जा व स्रोतस। तो मज्जा व स्रोतस का मूल क्या होता है? मज्जा वहानाम स्रोतसाम अस्थिनी मूलम संध्यश अर्थात मज्जा व स्रोतस के मूल क्या होते हैं? अस्थि एवं संधियाँ होती हैं। तो मज्जा कहाँ होती है? अस्थि में होती है। सुश्रुत ने मज्जा व स्रोतस नहीं माने हैं। तो आचार्य सुश्रुत जी ने मज्जा व स्रोतस को नहीं माना है। आचार्य चरक जी के अनुसार हमने मूल देखा तो मज्जा व स्रोतस का जो मूल होता है वो अस्थि और संधियाँ होती हैं। मज्जा धातु की उत्पत्ति। मज्जा धातु की जो उत्पत्ति होती है क्रमानुसार है। अस्थि धातु से मज्जा धातु की उत्पत्ति होती है। मेदसो अस्थि ततो मज्जा अर्थात मेद से अस्थि बनती है और अस्थि से मज्जा धातु की उत्पत्ति होती है। करोति तत्र स्वशीर्यम अस्थानां मध्ये समीरणः मेदस्तानि पूर्यन्ते स्नेहो मज्जा तथा स्मृता अर्थात अस्थियों के मध्य में जो वायु है वह अस्थियों की सुशिरता उत्पन्न करती है अर्थात खाली स्थान उत्पन्न करती है। तो सुशिर का मतलब होता है खाली स्थान, अवकाश। उसमें मेद धातु का स्नेह भाग भर जाता है और उसे ही मज्जा कहते हैं। तो अस्थियों के मध्य में खाली स्थान होता है, ये वायु का काम होता है और उसमें मेद धातु का स्नेह भाग भर जाता है, उसे ही मज्जा कहते हैं। डल्लाण के अनुसार अस्थि धातु के प्रसादांश के सूक्ष्म भाग से मज्जा धातु की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म भाग के मज्जा सधर्मी अंश पर मज्जा अग्नि की क्रिया से प्रसाद एवं किट भाग बनते हैं। प्रसाद भाग से ही मज्जा धातु बनती है। तो हम पहले देख लेते हैं कि मज्जा धातु किस धातु से बनती है। तो अस्थि धातु से, है ना। तो अस्थि धातु का जब सार भाग होता है उसके दो पार्ट होते हैं, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। तो स्थूल भाग जो होता है वो अस्थि धातु का पोषण करता है, अस्थि धातु को पोषित करता रहता है। लेकिन सूक्ष्म भाग जो होता है वो आगे की ओर जाता है, जो आगे की धातु है। तो उसके समान जो अंश होते हैं उसमें मज्जा अग्नि की क्रिया होती है। आगे की जो धातु होती है, जैसे मज्जा धातु है, मज्जा धातु में ही मज्जा अग्नि की क्रिया होती है। मज्जा अग्नि की क्रिया होने पर दो भाग बनते हैं, एक सार भाग बनता है, एक किट्ट भाग बनता है। तो जो किट्ट भाग बनता है तो स्नेहो अक्षी बिट त्वचा। तो स्नेह क्या है? अक्षी के बिट और त्वचा के बिट, आँखों का मल और त्वचा के स्नेहांश का मल जो होता है वो बना। तो इस सार भाग से क्या बना? स्थूल भाग बना और सूक्ष्म भाग बना। तो स्थूल भाग जो होता है वो मज्जा धातु है ना। तो ये स्थूल भाग जो होता है ये मज्जा धातु का पोषण करती है और जो सूक्ष्म भाग होती है वो आगे की ओर बढ़ती है और आगे आने वाले जो धातु होती है उसके साधर्मी अंश को देखकर उसकी अग्नि की क्रिया होकर फिर सार और किट्ट का निर्माण करती है। कफ मज्जा का आश्रय आश्रयी भाव। श्लेष्मा शेषेषु मज्जा धातु के कर्मों पर टिप्पणी करते हुए बताया गया है कि चरक संहिता में स्नेह अध्याय में प्राणियों से प्राप्त सेवन योग्य मज्जा से कफ की वृद्धि होती है। तो कफ की वृद्धि किससे होती है? तो प्राणियों से प्राप्त सेवन योग्य मज्जा से कफ की वृद्धि होती है। बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धन मज्जा विशेषतो अस्थानाम च बलकृत स्नेहने हिता। इस प्रकार मज्जा और कफ समान काम करते हैं, समान कार्य करते हैं। एक की वृद्धि से दूसरी की वृद्धि होती है और एक के क्षय से दूसरे का क्षय होता है, इसलिए इनका आश्रय आश्रय संबंध है। मज्जा में ही रक्त कणों का निर्माण होता है, यह निर्माण पित्त की ऊष्मा से संभव होता है। तो जो मज्जा में रक्त के कणों का निर्माण होता है वो पित्त की ऊष्मा से होता है। मज्जा और कफ एक दूसरे के आश्रय आश्रयी हैं। एक की वृद्धि होगी तो दूसरे की वृद्धि होगी। अगर कफ की वृद्धि होती है तो मज्जा की वृद्धि होगी और अगर मज्जा का क्षय होता है तो कफ का क्षय होगा। तो इस तरह इनका आश्रय आश्रय संबंध है।